इस साल के जो तालीम निज़ाम है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा और पहले से बहुत बेहतर है। और जो दुश्वारियाँ हर साल आती रही और जिनको कोशिश करके हमने दूर करना चाहा था, उसमें काफ़ी कुछ कामयाबी हम लोगों को मिली। आपके सामने मेरे ख्याल से लोगों ने जो दिया है सबको मिल गया। इसमें जो इस साल की जो हमने इंतजाम किए हैं वो उसकी तफसील आपको दी गई है। जो पहला जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब के साथ, जो एग्रीमेंट हुआ था 16 मार्च का है। उस वक्त जो एग्रीमेंट हमारा हुआ था वो करीब 1,70,000 सीटों का एग्रीमेंट किया था। और हम लोग यही मानकर हमने हज का इंतज़ाम शुरू भी किया था कि 1,70,000 सीटें हमको मिलेंगी। लेकिन बहुत देर में वहाँ से हम लोगों को ये बताया गया, बल्कि ये कि जब मैं सऊदी अरब गया था तो उस वक्त भी हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में इसका जिक्र नहीं हुआ था। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद इस वक्त इस साल सीटें वहाँ जो तामीर का काम चल रहा है उसकी वजह से इस साल सीटें कम की जाए, लेकिन ऐसी कोई खबर वहाँ नहीं मिली थी। मैं जब यहाँ लौट कर आया तभी वहाँ से ये खबर आई कि उन्होंने 50% सीटें अपनी कम कर दी हैं, जो सऊदी अरब से लोग हज करते हैं और मकामी लोग, और 20% सीटें कम करी हैं मुख्तलिफ ममालिक के जो हाजी आते हैं उनके लिए। और उसकी वजह यह है कि जो वहाँ पर तामीर का काम हो रहा है उसकी वजह से जगह कम होगी, तवाफ के लिए जगह कम होगी। और उसके अलावा क्योंकि तामीर का काम मुसलसल चलता रहेगा, उसकी वजह से कोई ख़तरा ना पैदा हो जो लोग हज कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ से ना पहुँचे, जिस पर आदमी को आपको संभालना मुश्किल हो जाए। अब वो हमारे लिए बड़ी दुश्वारी थी कि हमने जब तक सब लोगों को इत्तला कर दी थी। जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो आप देखेंगे 30 मार्च हमने लास्ट डेट रखी थी एप्लीकेशन के लिए, और सिलेक्शन को हमने 30 अप्रैल तक खत्म कर देना है। और 30 अप्रैल तक हमने सिलेक्शन अपना पूरा कर लिया। लोगों को उसकी इत्तला भी मिल गई। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटराइज है, उसका जो वेट लिस्ट है वो भी कंप्यूटराइज है। तो इसलिए कोई गुंजाइश उस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई तब्दीली करने की गुंजाइश वैसी भी नहीं होती। और जब ये सीटें हटाई गई थी तो उस वक्त भी ऐसी गुंजाइश कोई नहीं थी। लोगों को खबर हो चुकी थी और जाहिर है लोगों ने अपने दोस्त अहबाब सभी को इस बात की इत्तला की होगी कि उनका सिलेक्शन हो गया। इस पर हमने ज़रा गौर किया। गौर करने के बाद फिर ये फैसला किया कि इस साल क्योंकि उनको इत्तला हो गई है क्योंकि उसमें हम कोई कमी ना करें। जो PTOs को हम हिस्सा देते हैं, करीब 45,000 का हिस्सा PTOs को जाता है। हम PTO में तब तक बुकिंग्स नहीं की थी। हम जो इस साल 20% हमको घटाना है वो हम PTO से ही घटा दें। उनको 45,000 से घटाकर करीब 14,600 कर दिया। और ये किया इस ख्याल से कि एक तरफ हमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 16 अप्रैल को आया, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका भी हमें एहतराम करना है। और जो सऊदी अरब के जो रेगुलेशंस हैं उनको उनसे जाहिर है हरकत तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सऊदी अरब का ये मानना, उन्होंने हमको जो रेगुलेशंस बताए थे उसमें ये था कि जो PTOs को हिस्सा दिया जाएगा उसमें पहले 150 तक का मिनिमम होता था, फिर उन्होंने 50 का मिनिमम किया कि आप ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे लोगों को जो 4-4, 6-6, 10 देंगे उसकी दुश्वारी पैदा होती है। तो 50 कम से कम जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको कम से कम 50 देंगे। अगर हम 50 देंगे तो बहुत कम PTO को दे पाते हैं, क्योंकि सिर्फ 14,600 थे हमारे पास सीटें।
इसलिए हमने सऊदी अरब से इजाज़त नहीं मांगी कि इस साल के लिए कम से कम जब तक ये 20% की कटौती रहती है, हमको ये इजाज़त दे दें कि 50 से कम भी हम लोगों को दे सकें, ताकि ज़्यादा लोगों को हम ये मुहैया करा सकें। ये इजाज़त हमको मिली और इस इजाज़त मिलने के बाद हमने PTOs का सिलेक्शन शुरू किया। उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें 5 साल के लिए हमारी पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है और ये अप्रूव करते हुए ये भी कहा है कि 5 साल की पॉलिसी रहेगी। अगर इसमें आपको कोई तब्दीली करनी तो उस तब्दीली के लिए भी आपको लोगों को ये बात पहले से वेबसाइट वगैरह को बतानी होगी, और अगर सऊदी अरब से की वजह से आपको कोई तब्दीली करनी है तो उसकी आपको इजाज़त है। तो इसलिए जो तब्दीली हुई उससे इतनी हुई तो सऊदी अरब की वजह से गवर्नमेंट रद्द करेगी। नहीं तो वो 5 साल वो पॉलिसी चलेगी, PTOs के लिए भी चलेगी और जो हम हज कमेटी के ताल्लुक से जाते हैं उसके लिए भी चलेगी। और उस पॉलिसी के तहत दो बहुत अहम बातें हैं। एक बात यह है कि जो 5,000 का डिस्क्रेशनरी कोटा था वो काट दिया गया और 5,000 का डिस्क्रेशनरी कोटा घटा के करीब 300 कर दिया गया। 300 में सदर रियासत का भी है, वज़ीर आज़म का भी है और नायब सदर साहब का भी है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के भी 50 हैं। तो 5,000 से 300 कर दिया गया। और ये भी इसमें भी अगर कुछ बच जाता है, अगर किसी वजह से किसी के कोटा में पूरा नहीं डिस्क्रिप्शनरी दिया जाता है तो उसको भी फिर वो उसी सिलेक्शन प्रोसेस से, कंप्यूटराइज्ड सिलेक्शन प्रोसेस से पूरा करते हैं। तो इसमें जो लोगों की तवक्को रहती थी कि हम आखिरी वक्त पे जाकर डिस्क्रिप्शनरी कोटा से ले लेंगे, कुछ करा लेंगे, इधर उधर दौड़ के करा लेंगे, वो अब ख़त्म हो गया। और इस साल मुमकिन है कुछ लोगों को इससे कुछ तकलीफ रही हो, लेकिन जिस तरह से और मामलों में लोगों ने आखिर ये माना है कि ये इंतज़ाम बेहतर है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, सर्टिनिटी ज़्यादा है। अगर ये ऐसा ही इंतज़ाम रहेगा, निज़ाम रहेगा तो वो आने वाले जो साल हैं उसमें बेहतर रहेगा लोगों के लिए। तो अब इस साल 1,70,000 जो हम हर साल हमारा कोटा रहता है, इस साल 1,36,000 का है जो हमने मेंशन किया है, जिसमें से 1,21,000 हज कमेटी का है और 16,600 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का है। 21 इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, इम्बार्केशन पॉइंट्स, ताकि अब कहीं ट्रांजिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वहीं से लोग जा सकते हैं। और करीब 2 लाख करीब हज कमेटी के उससे जो जाते हैं मदद से, उनको 2 लाख के करीब 2 लाख उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। और हमारी सब्सिडी 800 करोड़ पिछले साल थी, अब वो 640 करोड़ इस साल हो गई है, क्योंकि हमको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 साल में सब्सिडी को ख़त्म करना है, उसी हिसाब से धीरे धीरे जो एयरलाइन के लिए हम चार्ज करते हैं हज कमेटी की तरफ से, वो अब 20,000 जो पहले था उसका अब 28,000 हो गया। तो जो गैप है, जो गैप एक्चुअल चार्जेस में और जो हाजी देते हैं उनके लिए जो गैप है वो कम हुआ है और सब्सिडी भी घटी है। 10 साल दिए हैं कि 10 साल के अंदर सब्सिडी को ख़त्म करना है, लेकिन बहरहाल 150 करोड़ रुपए कम से कम सब्सिडी इस साल कम नहीं है। इसके अलावा एक हज डेलीगेशन जाया करता था, 4-5 से शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ते हुए वो 20, 22, 25 तक पहुंच गया था और उस पर भी बड़ा लोगों का इसरार रहता था कि वो हज डेलीगेशन में जाएं। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। डेलीगेशन को 2 तक ही उन्होंने लिमिट किया है। पिछले साल ली अहमद साहब डेलीगेशन का हेड बन के गए थे और उनके साथ हमारे एम्बेसडर हमीद राव साहब ने हज किया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ से हज पे जाते हैं
किसी भी कैटेगरी में जाए वो वहाँ मौजूद रहते हैं। और अगर डेलीगेशन की ज़रूरत है, मिलने मिलाने की ज़रूरत है या वहाँ पर नुमाइंदगी किसी भी मामले में करनी है तो उन्हीं मोअज़्ज़िज़ लोगों को डेलीगेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से अलग डेलीगेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस साल कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी कि वो पासपोर्ट जो कंपल्सरी किया है उसकी वजह से बहुत सारे लोग हज पे नहीं जा पाएंगे, उनके पास पासपोर्ट नहीं। पासपोर्ट कंपल्सरी हमने नहीं किया। पासपोर्ट कंपल्सरी किया गया है सऊदी अरब की तरफ से और ये पिछले साल से शुरू हुआ था। इस साल हमारा ये मानना है इस साल जहाँ भी पासपोर्ट्स के लिए भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है वहाँ हम इंतजाम कर देते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारे लिए हम लोगों ने अप्लाई किया। आप आ जाइए। जिन लोगों ने अप्लाई किया 1,70,000 सीटों को मानकर अप्लाई किया और 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आई और हर एप्लीकेशन के साथ पासपोर्ट था। तो ऐसा नहीं है कि गलतफहमी ये पैदा हो कि लोग नहीं जानते हैं और अप्लाई करते हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं होता है इसलिए वो सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में एक दफ़ा हज कर सकते हैं। वो मैंने उस वक्त भी वाज़ेह किया था, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में एक दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, 100 दफ़ा करें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आप हज करें तो आपको हज का मौका यकीनन मिलेगा। लेकिन सब्सिडाइज हज जो हज कमेटी के ताल्लुक से होती है, सब्सिडाइज हज वो सिर्फ 1 साल ज़िंदगी में कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को हज का मौका मिल सके। और सऊदी अरब का जो रूल है वो ये है कि 5 साल में एक दफ़ा ही हज कर सकते हैं। 5 साल से पहले दूसरी दफ़ा हज नहीं कर पाते, ये उनका रूल है। हमारा रूल है कि आप हज हर साल करें लेकिन ज़िंदगी में एक ही दफ़ा सब्सिडाइज आप हज कर सकते हैं। इसमें 2 एक्सेप्शंस हमने किए हैं और जो एक्सेप्शंस हमने किए हैं वो ये है कि जो 70 साल के लोग हैं और जो हज नहीं कर पाए हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। और इसके अलावा जो 70 साल के लोग हैं जो हज करना चाहते हैं, जिन्होंने हज नहीं किया है, वो अपने साथ एक असिस्टेंट को या एक फैमिली मेंबर को अपने साथ ले जा सकते हैं अपनी देख-रेख के लिए, देखभाल के लिए। और महरम का भी इंतज़ाम है कि ज़ाहिर है अगर कोई खातून हज करने जा रही हैं तो उनको एक महरम के लिए हम इजाज़त देते हैं और उसके लिए हम मदद करते हैं। हमने आपको कुछ यहाँ तफसील दी है जो फैसिलिटीज़ हैं। ज़मज़म का एक बड़ा मसला होता था, आब ज़मज़म का लोग अलग अलग ख़रीदते थे, कभी वो पीछे वो रह जाता था और मिल नहीं पाता था जब वो यहाँ पहुँचते थे। अगर कहीं उनके ज़मज़म कैरियर में टूट जाती थी तो पानी यहाँ नहीं मिल पाता था। तो इसलिए अब उसका इंतज़ाम ये है कि हम डायरेक्टली ज़मज़म ख़रीदते हैं और फिर वो यहाँ पर जब लोग उतरते हैं जहाज़ से तो उनको ज़मज़म दे दिया जाता है। रिमोट सिटी चेक-इन्स की वजह से अब फ़्लाइट्स में देर नहीं होती। बैगेज एक दिन पहले ले लिया जाता है, रिमोट सिटी चेक-इन होता है तो वो आखिरी वक्त पर ज़्यादा बैगेज है, कम बैगेज है, ये सारा मसला नहीं होता। जो सिम कार्ड, सऊदी सिम कार्ड हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी वजह से बहुत आसानी हुई है। लोग होते नहीं हैं और उतनी दुश्वारी जो पहले जहाँ करती थी वो नहीं रहती। हमने एक फ़िल्म बनाई है, आपको एक बुकलेट भी दी है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कई ज़बानों में वो बुकलेट अवेलेबल है। जो इंतज़ाम होना चाहिए मेडिकल के लिए अस्पताल का और एम्बुलेंसेस का, वो पूरा इंतज़ाम जो है वो करा है। तो मुझे उम्मीद ये है कि कहीं भी किसी को तकलीफ़ की गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी है, लेकिन तब भी कोशिश यही रहेगी कि अगर कहीं तकलीफ़ किसी को हो भी जाए तो उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस वक्त जो कल तक की बात है 13 फ़्लाइट्स का हमारे पास
शेड्यूल था 12 फ़्लाइट्स की खबर आ चुकी है कि 12 फ़्लाइट्स पहुंच चुकी हैं। इन टोटल 116 फ़्लाइट्स पहुंच गई हैं जो कलकत्ते, दिल्ली, बनारस, श्रीनगर, लखनऊ, गुवाहाटी, गया से रांची से जा चुकी हैं। और इस वक्त जो 38,000 पिलग्रिम्स वहाँ पहुँच चुके हैं, जिसमें से 5,000 के करीब मक्का में हैं और 33,000 मदीना में। और कुछ था इसके अलावा? So this and all is the service that we provide। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के बाहर इतने बड़े पैमाने पर कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी सर्विस नहीं हम लोग करते हैं। और हमारे लिए ये एक ज़ाहिर है, हमारे लिए बड़ी हमारी इज़्ज़त अफजाई और इसमें हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका खिदमत का हमको मिलता है। उम्मीद हम ये करते हैं कि हम लोग सब बेलौस खिदमत इसमें करेंगे। एक मसला सिर्फ अभी है और मैं कोशिश करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब से मैं बात करूँ। हम जो खादिमों की टीम भेजते हैं उसमें हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करके भेजते हैं और वो 3 साल में एक दफ़ा वो लोग जा सकते हैं। उनका काम वहाँ पर जाकर और 300 हाजियों की देखभाल करना है, उन्हीं के साथ रहना होता है, उन्हीं की जो भी ख्वाहिशात और ज़रूरत हैं उनको पूरा करना होता है। और ये स्टेट्स जाते हैं, उन अपनी स्टेट के लोगों को अच्छी तरह वो देख सकते हैं। ज़बान का कोई मसला नहीं रहता, रहन सहन के जो तरीक़े हैं उसका कोई मसला नहीं रहता। हमको यूपी से इस मामले में ताउन हासिल नहीं हो पा रहा है। उनकी ये राय है कि उनको सिलेक्शन करने का मौका मिलना चाहिए और वो अपने तरीक़े से ही सिलेक्शन करें। उसमें मसला सिर्फ ये है कि अगर हम यूपी को इजाज़त देते हैं तो और स्टेट्स को भी ये इजाज़त देनी पड़ेगी। तो हर स्टेट अपनी मर्ज़ी से और अपनी समझ से सिलेक्शन करेंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, हज कमेटी का और हम लोगों का उनके साथ उतना राब्ता नहीं होगा, हम उनको वो ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे जिस किस्म की ट्रेनिंग हम देते हैं। अनट्रेन लोग जाएंगे, या अगर जिस तरह से कमांड कंट्रोल का ढांचा होना चाहिए, इतने बड़े पैमाने पर ये काम होता है, तो उसमें बहुत दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं और आंसरेबल हम ही होंगे। यूपी गवर्नमेंट हो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होगी, जवाब तो हम ही को देना होगा। इसलिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जिस पर सभी सूबों की राय हमको मिलती रहती है और उस स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को या तो शायद यूपी के जो इंतज़ामिया से जिनका ताल्लुक़ है वो समझ नहीं पाए हैं या कहीं कुछ कमी है। इस पर मैंने ख़त भी लिखा है चीफ मिनिस्टर को, एक पहले लिखा था, एक अभी मैंने हाल में 1 हफ़्ते पहले लिखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर वो लोग गौर करके कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालेंगे ताकि यूपी के लोगों को ये तकलीफ़ ना सहनी पड़े। हम मध्य प्रदेश के और बिहार के और दिल्ली और हरियाणा के लोगों से जो खुदाम जाते हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यूपी लोगों का काम भी देखें, लेकिन उनका ये मानना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ही तरफ से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो उनका फ़र्ज़ और हक़ है कि वो उसी स्टेट के जो जा रहे हैं हाजी उनकी देखभाल करें। इसलिए हमारे लिए एक मसला रहता है, हमें लोकल वॉलंटियर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस मसले को हम यूपी के साथ तय कर पाएंगे। शुक्रिया। माइक ताकि जिस तरीके से स्कूल के और दूसरे दफातर के लोग के असातिज़ा हैं जो अरबी ज़बान से अच्छे खासे वाकिफ़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। यूपी की एक अहम डिमांड थी कि उन असातिज़ा को भी इसमें शामिल किया जाए जो मदारिस में मौजूद हैं, कि उनकी राय पे गौर किया जाए। लेकिन जब हज के मामले पर जब एक मुश्तरक मुलाकात होती है, बैठक होती है, सब लोगों की राय ली जाती है। अब यूपी के लिए हम कोई अलग से
और जगह से हटकर अलग से इंतज़ाम नहीं कर सकते। अगर सबको वो कन्विंस करते हैं, हम लोग एक मुलाकात करें, सब कन्विंस हों और लोग भी समझे ये फ़ायदेमंद बात है, तो इस पर हम लोग गौर कर सकते हैं। बेसिकली अभी तक हमने ये चाहा है कि जो लोग सरकारी मुलाजमत में हैं, सरकारी सिस्टम समझते हैं, जिनका राब्ता और ट्रेनिंग के साथ और बेहतर राब्ता जो सरकारी लोग इंतज़ाम में हैं उनके साथ है, वो बेहतर वहाँ इनका काम दीनी नहीं है, इनका काम इंतज़ामी है। दीनी मशवरों के लिए वहाँ कम लोग नहीं हैं, मुअल्लिम भी होते हैं वहाँ, तो वो कम नहीं है, इनका काम इंतज़ाम का है। तो आप कह रहे हैं कि जिन लोगों का दीनी मदारिस से ताल्लुक़ है वो वहाँ पर लिफ्ट भी ठीक करा देंगे, पानी का इंतज़ाम भी करा देंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी करा देंगे। नहीं, भी का मतलब है कि भी में तो फिर 5%, 10%, 15%, फिर कोई कहेगा कि मुझे आप वो आदमी दीजिए जो ये काम ठीक करा सकता है, मुझे आप कुरान पाक क्या क्या सुनिए, एक तो मैं ख़त लिख चुका हूँ, दूसरा ख़त मैं भी लिख चुका हूँ। अगर आज ये बात तय नहीं हुई कि एक और कैटेगरी हम बना दें, तो आज जो कैटेगरीज हैं उनको तो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं ये कह देता कि आपने 20% काट दिए हमारे हाजी इस साल, तो हम हाजी नहीं करेंगे, तो क्या वो समझदारी की बात होती? हमने ये कहा कि इस साल आपकी मजबूरी है, आप काट रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन इतना आपसे इल्तिजा है कि जो इस साल आप काट रहे हैं वो अगले साल पूरा तो करा दीजिएगा। यानी कि अगर 20% आप इस साल काट रहे हैं और अगले साल सारा अगर वहाँ तामीर का काम पूरा हो जाता है, जिसकी हमें उम्मीद है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी मुमकिन है कि इसको 2 साल लगें, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, तो मैं उनसे ये तो नहीं कहूँगा कि अब हम 2 साल बाद ही हज करेंगे। कुछ ना कुछ एडजस्ट तो करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी सूबे की कुछ राय है और हो सकता है कि एक सूबे में इस किस्म के लोग ज़्यादा मुफीद रहें, दूसरे सूबे के शायद ना रहें, कम से कम इसका जब हम लोग हज कॉन्फ्रेंस में यहाँ डिस्कशन करते हैं तो इस पर डिस्कशन कर लें, और जो भी वहाँ पर आम राय बने उस आम राय पर फिर सब लोग लबैक कहकर आगे बढ़ें। लेकिन एक की राय औरों से मुख्तलिफ है कुछ, तो वो इसलिए जो आज निज़ाम है उसका फ़ायदा ना उठाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। बात पर इसरार कर रहे हैं कि यूपी एक स्टेट ऐसा कर रहा है। देखिए, यूपी नुमाइंदा स्टेट भी है, सबसे ज़्यादा हाजीज़ जो वहीं से जाते हैं और सबसे बड़े इदारे यूपी में ही मौजूद हैं, चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे दूसरे। तो ये अगर यूपी स्टेट से कोई इस किस्म की बात आती है तो एक स्टेट समझ के उसे नज़रअंदाज नहीं, तो अगर यूपी अगर आ जाए तो मुझे कहना पड़ेगा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है ना, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बात पे गौर करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सब लोगों को एक राय अम्मा बन जाए और सब लोगों को, और जब तक ये नहीं होता तब तक जो अफसर हैं उनको तो भेजते रहे ना भाई। सर, मैं सऊदी अरब के जो इंतज़ामात हैं सऊदी अरब के अंदर इंडियन हाजियों के लिए, उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। स्टोरी कवर करने गया था हाजियों के ऊपर। उस दिन वेस्टर्न यूपी ख़ास तौर से बिजनौर और ये मेरठ मुरादाबाद के हाजियों की फ़्लाइट थी, तो रात 10 बजे की फ़्लाइट थी। मैं शाम में गया। खैर वहाँ पर क्योंकि वेस्टर्न यूपी से और तमाम जो दूर दूर से लोग आते हैं, तो 2-4 तो आते नहीं, पूरी बसेस वगैरह भर करके आती हैं, सभी लोग हम जानते हैं। तो सर मैंने वहाँ पर देखा टर्मिनल 2 पर गेट नंबर 2 के सामने, वहाँ जो ख़वातीन और बच्चे और जो तमाम उनके अज़ीज़ व अक़ारिब आए थे, किसी के लिए बैठने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वहाँ जो एक मस्जिद बना दी गई है टेम्परेरी, उसमें जितनी भी लेडीज़ थी उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं, बच्चे बाहर परेशान। तो मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी कि आप कब से आए हुए हैं, तो किसी ने कहा जी हमें रात, आप समझ सकते हो सिचुएशन।
तो सर ऐसे में उन लोगों के लिए कुछ ख़ास तरह के इंतजाम ख़वातीन के लिए कि किसी मेले में आए हैं, मतलब एकदम वही जो हम लोगों के लिए मेंटलिटी बनी हुई है कि वही देख के बिरयानी रखी हुई है, बिरयानी की देख है, ये तमाम कहने का मतलब कि इंतजामात भी तो रोक नहीं सकते बिरयानी सर। तो रोक नहीं मैं मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद सर ये नहीं है, मकसद ये कि उनको ख़ास तरीक़े से वहाँ पर जितना वक्त भी, एक दिन, आधा दिन, पूरा 2 दिन, जो भी वक्त वहाँ पर लोगों को लगता है जल्दी आ जाएं, इस वजह से ज़्यादा वक्त लगे। इसमें अगर कुछ दुश्वारी है जैसे आप बता रहे हैं, मैं इसको दिखवाऊंगा। कोशिश ये होती है क्योंकि हज टर्मिनल्स बने हैं यही समझ के कि कम से कम इतने लोग आएंगे, और ये फैक्टर करते हैं कि जो हमारे यहाँ अस्पताल हो या रवानगी का मौका हो कहीं या हज पे जाने का हो, तो जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से आते हैं, तो इसको फैक्टर करने की कोशिश की जाती है कि भाई इसका कम से कम आप हर आदमी के साथ 2, 4, 6 लोगों का इंतज़ाम रखें। लेकिन इसका एक मसला होता है, इसका एक मसला ये होता है कि कितनी जगह आप जितनी भी जगह रखें वो कम मानी जाती है। दूसरी बात ये है कि ये वाला इंतज़ाम है ये स्टेट हज कमिटीज़ करती हैं। तो जैसे मैं मानता हूँ कि दिल्ली हज कमेटी का काम एक आध दफ़ा जब मैं वहाँ गया हूँ तो अच्छा ही दिखा है, लेकिन मुमकिन है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही हो। तो स्टेट हज कमिटीज़ करती हैं, यहाँ पर दिल्ली की स्टेट हज कमेटी करती है। मैं बेंगलोर गया हूँ, वहाँ देखा है, बड़ा अच्छा उनका इंतज़ाम होता है। बम्बई में बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, लेकिन थोड़ा कंजेशन मैंने बम्बई में भी देखा, बावजूद उसके कि उनके पास अब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जस्टिस नाज़की साहब की नुमाइंदगी में एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी बनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, और वो मेरे ख्याल से इस हज के बाद, इस हज को भी स्टडी करेंगे, इस हज के बाद भी स्टडी करेंगे कि जो पूरा ढांचा, स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस है स्टेट हज कमिटीज़ का है, सेंट्रल हज कमेटी का है, हमारी मिनिस्ट्री का है, इसमें कहाँ पर गुंजाइश है कि इसको और इम्प्रूव किया जा सके। और उनको शायद 6 महीने का वक्त दिया गया है, 6 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देंगे। 2 कमिटीज़ हैं, एक लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन कमेटी है जो वहाँ होकर आए हैं, उसमें नजीब जंग साहब भी थे, वो नहीं जा पाए, सईदा हमीद थी और लोग थे, वो लोग जाकर वहाँ से एक रिपोर्ट लाए हैं, उस पर अभी कुछ और गौर करेंगे तब वो रिपोर्ट हमें देंगे। वो आइडिया ये है कि अगर हमें 5 साल के लिए हम, या तो कुछ लोगों की तजवीज़ थी कि हम अपनी बिल्डिंग्स बनाएं, कुछ लोगों की तजवीज़ थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कुछ लोगों की तजवीज़ ये थी कि इतनी अच्छी बिल्डिंग्स वहाँ बन रही हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, हम किसी से बात कर लें तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए हम लंबा इंतज़ाम कर सकते हैं। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है, उस कमेटी पर हम लोग गौर करके या तो वो या कोई और ऑल्टरनेटिव अगर उन्हें सिस्टम बताएंगे तो वैसा हम लोग कर लेंगे। उससे मुझे उम्मीद है कि हालात और बेहतर हो जाएंगे। और जो हाई पावर्ड कमेटी है वो इस किस्म की दुश्वारियाँ जो और फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स पर गौर करेगी, और वो भी फिर हम लोगों को सजेशंस देंगे। आमतौर पर कम से कम 1 दर्जन का तो जाता ही है, 30 था, अब सिर्फ 2 दे दिया गया है। तो क्या ये एक अजीब सी बात नहीं हुई है? क्या डेलीगेशन में सिर्फ 2 लोग कहीं जाते हैं, सरकारी डेलीगेशन? नहीं, मैं आपको बताऊं, 2 लोग जाएं या 1 आध जाए, डेलीगेशन का मकसद क्या है? इसकी एक हिस्ट्री है। डेलीगेशन की हिस्ट्री ये है, वहाँ इंतज़ाम के लिए तो सब लोग रहते हैं, कौंसल जनरल होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, यहाँ से जो खुदाम जाते हैं वो रहते हैं, हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तो पूरा इंतज़ाम तो वहाँ रहते ही है। डेलीगेशन इसलिए जाता है कि कुछ बरस पहले की बात है कि हज के मौके पर कुछ और ममालिक कुछ सियासी बातें भी वहाँ की हुकूमत या वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनके साथ करते थे, जिसका हमारे लिए जिसका असर जो था वो अच्छा नहीं था। तो ये माना गया कि हिंदुस्तान की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे रहें, मौजूद रहें हज पर, हज भी करें, और अगर इस किस्म का प्रोपेगेंडा या ऐसी कोई बात होती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसका वो जवाब दे सके, सही बात कह सके। अब मानिए कोई वहाँ जाए और कहे कि साहब वहाँ तो भाई आग लगी है, वहाँ तो ऐसा हो रहा है, तो कम से कम एक आदमी ये बता सके कि ऐसा नहीं है, एक हादसा हुआ था, वो हादसा ऐसा है, और उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया है, लोगों को हमने
पूरी मदद की है। और ऐसा वहाँ कुछ नहीं है जैसा आपको बताया जा रहा है। इतने बड़े मजमे में इतने लोग जब मौजूद रहते हैं और हर जगह से आते हैं, हमारे दोस्त भी हैं वहाँ, वो लोग भी हैं जो ज़्यादा दोस्ती नहीं समझते मानते, तो वहाँ अफवाह भी फैलाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये समझा गया था कि मोअज़्ज़िज़ समझदार वो लोग, भारी भरकम लोग जाएं डेलीगेशंस में और वहाँ इस बात की काट कर सकें अगर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात होती है। अब वो निज़ाम इतना बदल चुका है और हालात इतने बदल चुके हैं कि इसकी सचमुच ज़रूरत नहीं है। तो अब सिर्फ ये होता है कि उनके यहाँ तमगा तो लग जाता है कि हम हज पे जा रहे हैं डेलीगेशन में, लेकिन लोग जाते हैं, हज करते हैं, चले आते हैं। और अब वो दीनी ताल्लुक़ से वो कितना सही है नहीं है, वो उस पर आप अलग गौर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ पर गौर करने के बाद ये कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है। और क्या माकूल लोग और मोअज़्ज़िज़ लोग हज करने नहीं जाते हर साल हिंदुस्तान के, जो आपको वहाँ मिल सकें, और बुला लीजिए। आपको तो मालूम रहता है कौन कौन कहाँ है, 8, 10, 15, 20 आपको जितने लोग चाहिए उनको बुला लीजिए। अब कोई आदमी ये कहेगा कि साहब बस मैं हज के लिए आया हूँ, अब इस वक्त मुझसे तो कोई और तवक्को मत करें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, यकीनन वॉलंटियर्स जाते हैं, वो क्लिनिक्स में चले जाते हैं, अस्पताल में चले जाते हैं, मदद करते हैं। जो डॉक्टर्स हम भेजते हैं उनके अलावा जो डॉक्टर हज पर हैं वो लोग भी आते हैं, बेचारे मदद करते हैं। तो इसलिए ये मान कर ये फैसला हुआ कि आप मुल्क में अब हर चीज़ में, हर सिलेक्शन प्रोसेस में जहाँ डिस्क्रेशन भी है, धीरे सिस्टम्स ये बनते जा रहे हैं कि आपको ये बताना पड़ता है कि आप इसको क्यों भेज रहे हैं, इसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज अब तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो हर एक पूछ सकता है कि आपने फ़लाँ साहब को क्यों भेजा, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, आपने उनको हज क्यों भेज दिया, एक्सेट्रा। तो राइट, तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए जितना कम हो जाए वो बेहतर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये समझ कर हमसे कहा कि सिर्फ 2 कर दीजिए, तो हमने 2 कर दिए। अब 2 में एक एम्बेसडर तो रहते ही हैं, उनसे कहा कि भाई आप रहिए, और एक यहाँ से लीडर भेज दिया। एक तो खादिमुल हुज्जाज जो जाते हैं अलग अलग सूबों से, उनकी शिकायत मोटे तौर पर ये मिलती है जब हाजी हज करके आ जाते हैं कि भाई उन्होंने अपना काम या अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी ईमानदारी से नहीं की, और बहुत सारी परेशानियां हाजियों को होती हैं। एक तो ये कि क्या मॉनिटरिंग सिस्टम उनके ऊपर होना चाहिए, कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, कुछ ऐसा कुछ आप करेंगे। और एक जो बिल्डिंग सिलेक्शन डेलीगेशन जाता है वहाँ पर बिल्डिंग देखने के लिए, उसमें भी ये शिकायतें आती हैं कि 2 कैटेगरीज हैं शायद आपकी, 3 अजीज़िया ग्रीन और दूसरी। तो जो महंगे वाली कैटेगरी है, जो मतलब जो मकान की, वो जो डेलीगेशन जाता है वो देख करके आ जाता है, पर वो भी दूर होता है, जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। तो उनका ये कहना है कि पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन जो जिन मकानों में ठहराया जाता है, जिन बिल्डिंग्स में ठहराया जाता है, वो उस कैटेगरी की नहीं होती। तो क्या कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, आप लोग कुछ इस तरह, क्योंकि शिकायतें आपके पास आती होंगी ज़रूर, मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो क्या डेवलप होना चाहिए ऐसा? मॉनिटरिंग सिस्टम है। पिछले हज में हमने 8000 लोगों को इंटरव्यू किया था, एक डेटा बैंक बनाया था कि लोगों की राय क्या है, इम्प्रेशन क्या है, शिकायतें क्या हैं, उसका डेटा बैंक। वैसे जो शिकायत होती है वो तो कहीं ना कहीं पहुंचती है, वहाँ पे जो नुमाइंदे हैं उनके पास से शिकायत पहुंचती है, शिकायत को दूर भी करना होता है और वो शिकायत दर्ज भी हो जाती है। इतने बड़े इंतज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। मुझे बताया गया कि अभी पिछले साल की बात है कि किसी जगह पर लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और एक बुज़ुर्ग, 2 लोग बुज़ुर्ग थे, बीवी चल नहीं सकती थी, तो उसको शौहर ने, बेचारे ने उठा के उनको ऊपर ले गए जहाँ उनको ठहराया गया था। सिर्फ 2 घंटे का मसला था, लिफ्ट 2 घंटे में चलने लगी, लेकिन अब शिकायत तो हो गई और वो 2 घंटे वहाँ नीचे नहीं बैठे रह सकते थे। शायद अगर वहाँ कोई बहुत समझदार आदमी होता तो वो कुछ ऐसा इंतज़ाम करता कि 2 घंटे के लिए उनको कहीं और बैठलवा देता, कुछ और इंतज़ाम कर देता, लेकिन शायद उस दिन नहीं हो पाया, वो ऊपर चले गए। किसी को नहीं मालूम होता है कि 2 घंटे में मसला हल ही हो जाएगा। तो इस किस्म की शिकायतें आती रहेंगी और उनको हम जितनी बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं करते रहेंगे। डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे 8000 को जो हमने इंटरव्यू किया वो इसीलिए किया कि हमको कुछ डेटा मिल सके। मुझे अभी से शिकायतें आनी शुरू हो गई। एक साहब ने कहा कि हाँ कुछ ठीक नहीं है। अब ये मुश्किल है मानना कि कुछ भी ठीक नहीं है। जहाज़ से, मतलब वो जहाज़ से वो चढ़े हैं तो जहाज़ ठीक नहीं था, उतरे तो वो ठीक नहीं था, उन्हें कोई मिलने वाला ठीक नहीं था, खाने का इंतज़ाम ठीक नहीं है, रहने का इंतज़ाम ठीक नहीं है,
और 3 घंटे उन्हें इंतज़ार करना पड़ा किसी से बात करने के लिए, तो वो ठीक नहीं है। तो मेरा दिल चाहा कि उनको एक मैसेज ये भेजूं कि मेरा मोबाइल और ईमेल तो ठीक है ना कि रात को आपकी शिकायत आ गई। तो ये है एक मसला, और मॉनिटरिंग के लिए इसीलिए हम ये जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है वो ये भी सजेस्ट कर सकते हैं तो एक्चुअल मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसको और बेहतर मॉनिटर किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से हाँ, जो बिल्डिंग सिलेक्शन का मसला ही है जो ये लॉन्ग टर्म कमेटी जो बनी है वो ये हल कर देगी बिल्डिंग सिलेक्शन का। बिल्डिंग सिलेक्शन की शिकायतें आती हैं, लेकिन कुछ शिकायतें आती हैं वो जायज़ हैं, कुछ शिकायतें इतनी जायज़ नहीं हैं। अगले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि वहाँ मेट्रो सिस्टम आ जाएगा, मेट्रो सिस्टम से ये होगा कि आप अगर दूर भी हैं तो शायद पास वालों से बेहतर आपके लिए इंतज़ाम होगा, क्योंकि मेट्रो आपको वहाँ उतारेगी जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं। और कितने भी करीब बिल्डिंग हो, क्योंकि वहाँ तो अब वहाँ बहुत सारा डेमोलिशन हुआ है और दायरा उसका बहुत बढ़ गया है, तो कितनी पास भी आप बिल्डिंग लें और कितना महंगा भी आप बिल्डिंग के लिए पैसा दें, आपको तब भी काफ़ी चलना पड़ेगा और मेट्रो बिल्कुल करीब में उतार देगी। तो इसलिए अगले 2-3 साल में बहुत सारे चेंजेस वहाँ आ रहे हैं। कितने भी दूर हों, अगर मेट्रो पास में है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आप बिल्कुल 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दूर हैं हरम शरीफ से। लेकिन जो लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है बिल्डिंग का, हमारे पास 2-3 बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए हैं जो इस कमेटी ने देखे हैं। उसमें ये मुमकिन है कि हम 2-3 जगह में ही इस पूरे सभी हाजियों को हम अकोमोडेट कर सकेंगे। तो ये जो मसला रहा है अजीज़िया का और ग्रीन एरिया का और इसका, ये शायद मसला अब आगे नहीं रहेगा। एक रिपोर्ट रिसेंटली आई है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इंडिया और दूसरे नहीं रिपोर्ट आई कि नहीं, लेकिन जब मैं लेबर मिनिस्टर से वहाँ गया था, लेबर मिनिस्टर से बात हुई थी, तो आपको याद होगा उस वक्त उन्होंने बड़ा टाइट शेड्यूल दिया था। वो कहा था कि इस तारीख तक अगर इनको रेगुलराइज नहीं किया जाता तो दे हैव टू गो। तो हमने उस वक्त उनसे गुजारिश ये की थी कि हम अपना पेपर वर्क सबके लिए पूरा कर देंगे, और 10-10, 11-11, 12-12 हमने काउंटर्स बना दिए थे। लंबी लंबी लाइंस एम्बेसी के बाहर लगी हुई थी, काउंसलर के बाहर लगी हुई थी। मैं उनसे सबसे मिलकर भी आया, और फिर दूसरे एम्प्लॉयर्स के लिए भी हमने वहाँ पर जगह बनाई थी कि आप अगर इनमें से किसी को लेना चाहें तो ले लीजिए। लेकिन मैंने गुजारिश लेबर मिनिस्टर से ये की थी कि थोड़ा वक्त बढ़ा दीजिए। आपने थोड़ी सी आपकी नवाजिश रही कि आपने थोड़ा सा इसका 1 महीने बढ़ाया है, लेकिन थोड़ा वक्त और बढ़ा दीजिए। और मैंने ये सजेस्ट भी किया था कि ऐसा है कि जिन लोगों को यहाँ पेपर वर्क करने के बाद यहाँ रहना नहीं चाहते हैं या जो नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनको कोई और रोज़गार की यहाँ इम्कानात नहीं हैं, तो उनको टिकट उनका ढूंढा जाए और वो कहीं से पैसे लाएं टिकट के। इससे बेहतर ये है कि इन जहाज़ों में, क्योंकि अभी हज के मौके पर ये बहुत सारे जहाज़ खाली जाएंगे, उसमें आप भेज सकते हैं। तो ये एक तजवीज़ उनके सामने रखी थी, लेकिन उस वक्त हम सिर्फ ये चाहते थे कि हमको 2-3 महीने और मिल जाएं जिसमें कि ये सारा पेपर वर्क पूरा हो सके। अब अगर उन्होंने इसको मान लिया है तो वही लोग इसमें आएंगे जो खुद अब वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, या जिनको अगर रहना भी चाहते हैं पेपर वर्क के बाद भी, हमने उनको इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं या उनके पासपोर्ट्स मिल गए हैं, पासपोर्ट्स उनको वापस कर दिए हैं और वो अब लौटना चाहते हैं, बट उनके पास शायद इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि वो टिकट अपना ख़रीद सकें, वो इन जहाज़ों पे आ सकते हैं। ये हमने उस वक्त तजवीज़ दी थी, अगर ये काम कर जाती है तो उन लोगों के लिए मुफीद बात रहेगी। सर, आपने अभी जो बातें की उसमें कई बार इस बात का जिक्र है कि कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप उस गलतफहमी को दूर कर रहे हैं। आपको दूर करने की कोशिश, गलतफहमी को दूर करना चाहिए। कौन है, क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है या आपका नहीं, किसके उद्देश्य ये कर रहा है? देखिए हर किस्म के लोग होते हैं, सुखन फहम भी होते हैं जैसे आप हैं, गलत फहम भी होते हैं जैसे वो लोग हैं जो गलत फहमी पैदा करते हैं। तो जो सुखन फहम होते हैं वो सुखन फहमी पैदा करते हैं, जो गलत फहम होते हैं वो गलत फहमी पैदा करते हैं। तो गलत फहमी थी और गलत फहमी इतनी थी कि मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जलसा भी किया गया था कि अभी वक्त ख़त्म किया, अब हज ख़त्म करेंगे। तो बहरहाल सब आपके सामने है।
ये इनको आप शुक्रिया कहिए, इन्होंने इसका उर्दू भी नहीं आते। नहीं, ये गलत बात है, ये अभी आपको दिए हैं, लेकिन पूरे जितने हमारे प्रेस रिलीजेस हैं आसिफ साहब कहेंगे कि पूरे उर्दू में ट्रांसलेट होकर आते हैं, पूरे हर एक प्रेस रिलीज। आप और ज़्यादा चाहते हैं और ज़्यादा बस एक मैं हिंदी वेबसाइट होता है, अपडेट नहीं हो पाता। देखिए वेबसाइट्स का ये जनरल है इशू कि वेबसाइट्स अक्सर बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन उतना अटेंशन उनको नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल अप टू डेट रहें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये तकलीफ ना हो। अच्छा, ये सऊदी अरब में जो तोसी प्रोजेक्ट है वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, एक विंग का सिर्फ काम चल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि अगले सालों में भी 1,25,000 ही जाएंगे या वो कुछ बढ़ेगा? कहना मुश्किल है इसलिए कि मैंने आपको बताया जब मैं वहाँ था तो मुझे उन्होंने काम दिखाया, लेकिन ये नहीं कहा कि इसकी वजह से हमें कम करने पड़ेंगे। फिर यहाँ जब पहुँचा तो बताया गया कि वो, बल्कि मुझे एक जगह बात हुई थी तो फॉरेन मिनिस्टर से, तो उन्होंने बातचीत में ये कहा कि अगले साल से हमको कुछ लोग आपके कम करने पड़ेंगे। और मैंने बाहर आके पूछा कि ये अगले साल है कि इस साल है, उन्होंने कहा कि नहीं ये अगले साल के लिए। लेकिन जब यहाँ हिंदुस्तान वापस लौटे तो उसके 10 दिन बाद कहा कि नहीं इसी साल से है। तो फिर लोगों से पूछा तो कुछ ने कहा कि सिर्फ एक ही साल के लिए। तभी मैंने ये कहा कि भाई अगले साल इसको हमारे लिए पूरा कर दीजिए, ताकि जो इस साल कम हुए हैं वो अगले साल हमको बढ़ा के दे दें, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो काफ़ी बढ़ जाएगी, 3 गुना हो जाएगी कैपेसिटी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये काम अभी पूरा नहीं हो पाएगा, इसको 2 साल और लगेंगे। 2 साल बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि वो जो टावर बना है, मैं वहाँ मुझे ऊपर ले गए थे। वो बिन लादेन कंपनी है जो ऊपर, जिन्होंने वो घड़ी वड़ी जहाँ बनाई है, तो घड़ी तक मुझे ले गए थे और वहाँ से उन्होंने वो पूरा बताया जो काम चल रहा है। तो उनका वो तारीख बता रहे थे कि जब इनकी कैपेसिटी 3 लाख की हो जाएगी, 3 करोड़ की हो जाएगी, तो हमको हक बनता है हमारा कि हमको ज़्यादा मिले। पर वो कैपेसिटी मुझे लगता है कि 10 साल बाद जाके बनेगी, क्योंकि ये एक विंग बन रहा है, ऐसा ही जैसे हम ये चारों तरफ ये विंग बनेगा। हाँ। तो वो हर 1 साल में 2 साल में कुछ एरिया तोड़ा जाएगा, कुछ एरिया बनाया जाएगा। पता करेंगे अभी रियली इस वक्त कहना, उसी हिसाब से फिर आगे प्लानिंग की जाए। कल अचानक ना पता चले नहीं मुझसे अब बात करेंगे। नहीं हज के फ़ौरन बाद, इस वक्त तो खैर वो लोग हज में मसरूफ़ होंगे, हज के फ़ौरन बाद उनसे बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम लोगों को कम से कम अगर मिल जाए तो दूसरा एक सवाल और था, हॉटलाइन क्या हॉटलाइन नंबर है कोई वहाँ पर? कहाँ पर? हाँ, कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है जिससे कोई भी हाजी फ़ोन करके अपनी परेशानी पे बात कर सकता है? क्योंकि यहाँ से सिम कार्ड लेके वो जाता है, उसमें 10-20 रुपये 50 रुपये होंगे, अगर टोल फ्री नंबर नहीं होगा तो पैसे कहाँ से डलवाएगा? वो परेशानी है। कोई टोल फ्री नंबर दिया आपने क्या सऊदी अरब में? और अगर दिया तो उसको एडवर्टाइज़ किया है कोई अच्छी तरह से, पब्लिसाइज़ किया है? बिल्डिंग्स हैव टेलीफोन्स, दे कैन यूज द टेलीफोन। मतलब है, लिंक है, बिल्डिंग के टेलीफोन है, खादिम के नंबर उनके पास। टोल फ्री जहाँ जैसे कहीं भी कुछ होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, हाँ। या कहीं तीर्थ स्थान वगैरह पे टोल फ्री नंबर दे दिया जाता है कि इस नंबर पे कहीं भी परेशान है यहाँ फ़ोन कर ले। वो टोल फ्री होना चाहिए, उसको अपने बैलेंस नहीं है वो कहाँ फ़ोन करेगा। तो एक सऊदी अरब में आपका एक सेंटर होना चाहिए, टोल फ्री एम्बेसी में सेंटर हो, वहाँ एक टोल फ्री नंबर हो, इमीडिएटली उसको चालू किया जाए, उसको पब्लिसाइज किया जाए, सबको पता हो कि टोल फ्री नंबर है, उसमें फ़ोन में फीड कर ले, जब कहीं परेशानी है फ़ोन मिला ले, पूछ ले हम क्या करें कैसे करें। नहीं इसको दिखवा लेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं, अच्छा आइडिया है, इसको दिखवा लेंगे। अब जैसे आपने इस वक्त ये तजवीज़ दी है, हम लोग जनरली कोशिश ये करते हैं कि आपके उर्दू सहाफ़त में जो भी तजावीज़ हैं, सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, या आप लोगों ने कोई चीज़ नोटिस की है तो हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं यहाँ, ताकि उससे हमको ख़बर मिलती रहे और हमें अंदाज़ा रहे कि और क्या कुछ करने की ज़रूरत है।
आपने इसके बारे में लिखा नहीं, पहली दफ़ा कह रहे हैं तो इसलिए आज पता चला है। अगर लिख दिया होता तो अभी तक मालूम हो जाता। किताबची में नहीं है ये। आपने भी इसको बचा के रखा है अपने आखिर में कर इसको, लेकिन अच्छा आइडिया है, इसको कोशिश कर रहे हैं। ये सलमान साहब, अभी आपने मुअल्लिमीन का जिक्र किया कि वो भी हैं, आते हैं, तो अब तक बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि मुअल्लिमीन तो आते ही नहीं है, उनका कोई आदमी भी नहीं आता। क्या आप कोई मॉनिटरिंग उस पर करते हैं क्या, या आगे कोई प्रोग्राम है? मॉनिटरिंग तो देखिए हर चीज़ की होती है, क्योंकि हर बिल्डिंग में से कनेक्शन रहता है और हर बिल्डिंग से इंफॉर्मेशन रहती है। फिर लोग घूमते भी है, जैसे पहले तो जब हम लोग डेलीगेशन में जाते थे तो एक एक बिल्डिंग में जाके लोगों से बात करना, देखना है, तो इसलिए। लेकिन बहरहाल ये आप सजेशंस दे रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई चीज़, जैसे अगर किसी बिल्डिंग में किसी चीज़ की कमी रहती है तो जाहिर है वो उनको जो वहाँ का इंचार्ज खादिम है उसको बताई जाती है, वो फिर हमारे ऑफिस को, कोऑर्डिनेशन ऑफिस को बताता है, एक्सेट्रा। लेकिन इसको और बेहतर अगर आप समझते हैं, आपके पास कोई तजवीज़ है कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, तो यकीनन उसको कर देंगे। सब कहने का मतलब का काम जो है मीना में वो बिल्डिंग का जो है वो जो काम आप लोग करते हैं आपका साथ, मौलिक क्या करता है कि 50 आदमी का अगर बेड है हो गया तो हर साल आप उठा के देखिए कि शिकायतें आपके पास और मौलिक आप बदलते रहे। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि मौलिक जिनको अलॉटमेंट आपने हाजिर किया उनका ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेन जो मीना में जा करके हाजिर बसता है 50 बेड की जगह है 100। वो जो असल पॉइंट है वो इसको बिल्कुल दिखवाया जाएगा। इसको आखिरी सवाल सलमान साहब, अभी जो हिंदुस्तानी रुपए में गिरावट हो रही है, उसके बाद से हिंदुस्तानी रुपए में जो गिरावट का दौर है हुई थी, अब तो अब ठीक हुआ, तो कुछ बेहतर हुआ, आज कुछ बेहतर हुआ। लेकिन और मेरा सवाल ये था कि उसकी वजह से कितने क्या उसकी हज महंगा हो गया, उसकी वजह से कुछ तो तकलीफ यकीनन कुछ तकलीफ तो होगी, लेकिन अब ये एक ऐसा मसला है जिसमें पूरे मुल्क के सामने एक चैलेंज है। लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया है कि पैसा रुपया स्टेबलाइज हुआ है, ये मानकर के जो 58 या 59 था, 57 था, उससे बढ़कर 62-63 तक जाएगा। ये लोगों की राय है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय ये है कि ये एडजस्टमेंट ज़रूरी था। जो हमारा ट्रेड पैटर्न है और जो और जगह पे इन्फ्लेशन का लेवल है और हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन लेवल है, तो ये एडजस्टमेंट होगा। लेकिन इसके बाद जो 68-69 तक जा रहा था रुपया, वो स्पेकुलेशन है, ये बताया गया। और यही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इसको आप एक हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे, ये 62-63 तक पहुँचेगा। तो शायद इस वक्त 63 पर आया है। लेकिन थोड़ी सी दुश्वारी इस बात की तो रहती है भाई, थोड़ी सी दुश्वारी इस बात की रहती है कि एक्सचेंज रेट में, और एक्सचेंज रेट पर प्रॉब्लम बैंक को भी हुआ होगा, BCCI को भी हुआ होगा। वो पहले से उनके साथ एक अरेंजमेंट होता है कि हम क्या रेट देंगे, एक्सेट्रा। तो मुझे उम्मीद ये है कि इसका इतना असर नहीं पड़ेगा कि जो लोगों का मकसद है उसमें कहीं कोई कमी आए। पर हाजी कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? 20,000 ऑलरेडी। वो काउंसिल से नहीं आएगी, वो तो यहीं से आएगी। देखिए जो कैंसिलेशंस होते हैं, हमने अंदाज़ा किया था, अंदाज़ा लगाया था कि कैंसिलेशंस कितने 3,000, 400, 4,000, 5,000 कैंसिलेशंस आते। इस साल हमने पहले ये माना कि कैंसिलेशंस कम आएंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बड़ा टाइट और बड़ा ट्रांसपेरेंट है, तो कैंसिलेशंस कम आएंगे। उसके बाद जब ये इसका कॉस्ट बढ़ा, तब फिर हमने अंदाज़ा ये लगाया कि हो सकता है कि कैंसिलेशंस कुछ आएँ। और वो कैंसिलेशंस, पहले आइडिया ये था कि वो कैंसिलेशंस जो भी आएंगे वो सब हम PTOs को दे देंगे, कि PTOs से हमने सब काटा था। और लेकिन एक वेट लिस्ट तब भी है, एक वेट लिस्ट हज कमेटी की तब भी है। तो अब हमने हज कमेटी से ये कहा है कि अब आप अपनी वेट लिस्ट को एक्टिवेट कर दीजिए। शायद 2 दिन पहले वेट लिस्ट एक्टिवेट हो गई है। तो एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि अब उन लोगों को
जो वेट लिस्ट में हैं उनको जाएंगे मैसेजेस, उनको फिर बताना होगा। कितने 3000 के आसपास। थैंक यू, शुक्रिया। इस वक्त सारे लोग जो आपके मिजाज से वाकिफ़ हैं अच्छे तरीके से, वो अभी तक हैरत में हैं कि आपने इतनी जल्दी इतना अच्छा फ़ैसला कैसे ले लिया कि जो हाजीज़ मुंतखब किए गए हैं वो जाएंगे और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को सीट नहीं दी जाएगी। तो ये किस तरीके से किया, किसका मशवरा माना और क्या? दूसरा ये कि ग्लोबल टेंडर जो बहुत अहम है, ग्लोबल टेंडर की बात जो की जा रही है कि जो हाजीज़ जाते हैं उनके किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, यानी बिल्कुल जस्ट डबल। आपने ये तो कहा कि सब्सिडी में कमी की जाएगी और सब्सिडी नहीं दी जाएगी 5 साल 10 साल बाद, लेकिन ग्लोबल टेंडर का निज़ाम कब कायम किया जाएगा? कि ग्लोबल टेंडर वाली जो बात है ये मैं कई दफ़ा सुन चुका हूँ। ग्लोबल टेंडर का जिक्र होता है, वो क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि ग्लोबल टेंडर तो तब हो जब हम ख़ुद मुख्तार हों ये फ़ैसला करने में कि किस एयरलाइन को देना है। एक हिस्सा वो लोग अपनी एयरलाइन के लिए लेते हैं, सऊदी अपनी एयरलाइन के लिए हिस्सा लेते हैं, एक हिस्सा हमारे पास होता है। हमारे पास टेंडर तो होते ही है ना, कई लोग उस टेंडर में अप्लाई करते हैं और तब फिर एयर इंडिया को थोड़ा धक्का दे के टेंडर कराना पड़ता है। एयर इंडिया बहुत खुशी से टेंडर ना करें, अगर हम उनको धक्का ना दें तो हम भी थोड़ा उनको धक्का देते हैं, फिर वो टेंडर करते हैं। और एयरलाइंस भी हैं, हमें इतना भरोसा, और जो छोटी मोटी एयरलाइंस यहाँ वहाँ से टेंडर करती हैं उस पर उन पर इतना भरोसा है नहीं, इसलिए कि हमने मानिए किसी का टेंडर मान लिया, उन्होंने दाम जो है वो सही रखा, हमने टेंडर मान लिया, और फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतने जहाज़ फिर लगा सकें, और हम सब हाजियों को लिए यहाँ बैठे हों और हमारा पूरा सिस्टम फिर बिगड़ जाए। इस वजह से एयर इंडिया के साथ हम थोड़ा बहुत हैंड ट्विस्टिंग कर सकते हैं। अभी हम एयर इंडिया से ये कह रहे हैं कि आपने जो इस वक्त आपने जो अलग अलग टैरिफ दिया है, दिल्ली का बेहतर है, लेकिन जो कश्मीर का है, चीफ मिनिस्टर ने मुझे लिखा कि ये बहुत ज़्यादा है। अब कश्मीर और दिल्ली इतने दूर तो नहीं है कि इतना फ़र्क होना चाहिए, तो हम एयर इंडिया से बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करिए कि कश्मीर के लिए आपने इतना बढ़ा दिया कि वहाँ के लोग जा ही ना पाएँ। तो वो हम कम से कम एयर इंडिया से तो ये बात कर सकते हैं, औरों से नहीं कर सकते। लेकिन ये जब हाई पावर्ड कमेटी की हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि इन सब पर भी गौर हो सकेगा। लेकिन मसला थोड़ा सा वही रहेगा कि सऊदी अरब का जो एयरलाइंस का जो हिस्सा है उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं अगर हम अपने हिस्से में किसी और को लें। तो सऊदी अरब फिक्स करते हैं और वो 50% सीट्स लेते हैं, 50% सीट्स वो लेते हैं। तो अब ये कर सकते हैं कि हम उससे कहें कि एक तरफ की आप ले लो, एक तरफ की हम ले लें, और आप जितने में चाहो फ्लाई करो, हम जितने में कर सके उतने में फ्लाई करें। लेकिन इसका कोई एक वो निकालना पड़ेगा, एक ऐसा एडजस्टेड रेट निकालना पड़ेगा जिससे वो भी नाराज़ ना हो और हमारे लोगों का जितना फ़ायदा हो सके।